Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see Agni Pariksha 10th December के सारे solutions. कुछ भी doubts रह गए as usual, ask them in the comment section below. Let's jump into the first question. Pipe A and Pipe B, ठीक है, time and work का दिख रहा है. But pipes and cisterns वाला है, ठीक है, time and work में भी pipes and cisterns वाला है. Can fill the tank in 12 hours and 36 hours respectively. ए को 12 आवर्स लग रहे हैं, बी को 36 आवर्स लग रहे हैं और कुछ दिया कि सी भी दिख रहा है. सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 18 आवर्स. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम से करते हैं क्योंकि सारे नंबर्स उस हिसाब से दिए, तो अपन यूनिट वर्क मेथड से नहीं करते. ठीक है, अलग अलग मेथड्स देखने तो डू चेकआउट आर ट्रायल लेसन. टाइम एंड वर्क के ट्रायल लेसन देखो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी. लेट्स से कि हम लोग 36 यूनिट कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर टैंक की अज्यूम कर रहे, तो ये लीटर्स भी ले सकते हो. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू. टेक 36 लीटर्स. यूनिट से कंफ्यूज हो रहे, 36 लीटर्स लो, किलो लीटर्स लो, मिली लीटर्स लो, डज नॉट मैटर, इसलिए मैंने यूनिट लिखा था. ठीक है, तो इसका रेट भरने का 12 घंटे लग रहे उसको 36 लीटर्स भरने को. तो इसको 3 लीटर भरेगा ये पर आवर, क्योंकि अगर 36 लीटर्स को 12 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में क्वेश्चन मार्क. अपना यूनिटरी मेथड बचपन का. ठीक है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है. अगर मेरे को 12 लीटर भरने को 36 लीटर भरने को 12 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में ऑब्वियसली मैं कम लीटर्स भरूंगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है ना. ऐसे तो नहीं होगा कि मेरे पास मतलब एक ही घंटा दे रहे तो मैं ज़्यादा लीटर्स भर पाऊंगा. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक कंपोनेंट या एक वेरिएबल बड़ा किया तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम किया तो दूसरा भी कम होगा. दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन. सो मेरा रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर पाइप ए इज 3 लीटर्स पर आवर एंड दिस इज नथिंग बट इट्स एफिशिएंसी एज वेल. इसका क्या होगा, इसको 36 आवर्स लग रहे तो इसका होगा 1 लीटर पर आवर और इसका होगा 2 लीटर्स पर आवर. बट इसका नेगेटिव रहेगा क्योंकि डिपेंडिंग ऑन, अगर अपना काम है कि वो क्या दिया उन्होंने, टैंकर या जो भी है, टैंक दिया है, टैंक भरना अपना काम है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा. टैंक से पानी निकलना ही अपना काम है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ट्रायल लेसन्स में डिटेल्स में देखा है, बट ये बस मैं बेसिक बता रहा हूँ तुम्हें. ऑलराइट, अभी देखते हैं. इफ पाइप ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर एट 11 AM, 11 बजे साथ में अपन ओपन कर रहे हैं, एंड आफ्टर सम आवर्स पाइप सी इज क्लोज, देन द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय ए एंड बी इन 7 आवर्स. ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं है बट डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 11 AM को क्या होता है कि मैं तीनों पाइप्स ए बी सी चालू कर रहा है. इसका रेट है 3 लीटर्स पर आवर, इसका आई थिंक 1 लीटर पर आवर था, इसका था -2 लीटर्स पर आवर. क्यों मैंने ऐसे किया, माइनस वो क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड, मतलब टैंक भरने का ही काम है अपना. तो 11 बजे अगर मैं चालू करता हूँ तो सी कुछ x घंटे बाद अगर मैं बंद कर रहा हूँ और ए एंड बी चालू ही रहेगा, तो ए एंड बी 7 घंटे बाद रिमेनिंग टैंक फिल कर रहे. तो 7 घंटे बाद रिमेनिंग टैंक फिल कर रहे, तो 7 घंटे में कितना लीटर्स कंबाइंड ये लोग फिल करेंगे. तो कंबाइंड पर आवर इनका 4 लीटर पर आवर है. 7 घंटे में 7 इंटू 4 28 लीटर्स फिल करेंगे. ठीक है, 28 लीटर्स फिल करेंगे, मतलब कंबाइंड इन्होंने अब तक कितने लीटर्स फिल किए थे, बिकॉज टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर्स है, एंड के 7 घंटे में ये 28 लीटर्स भर रहे, मतलब अब तक उन्होंने सिर्फ 8 लीटर्स भरे थे. तो 8 लीटर्स भरने के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है, बस इजी है. तो ए प्लस बी माइनस सी करो, तो कितना इनका कैपेसिटी, मतलब तीनों को साइमल्टेनियसली चालू किया है, इसलिए दे हैव बीन ओपनड एट द सेम टाइम टुगेदर एट 11 AM. ठीक है, साथ में ओपन कर रहे, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन. तो इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी या एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये दैट इज 2 लीटर्स पर आवर. सिंपल, 2 लीटर्स पर आवर इनकी एफिशिएंसी, क्योंकि क्या है कि ये स्पीड से ए भर रहा है, ये स्पीड से बी भर रहा है, पर ये स्पीड से सी निकाल रहा है, तो इनकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी 2 लीटर्स पर आवर. तो 8 लीटर्स को कितने घंटे लगेगी, अगर 1 घंटे में 2 लीटर भर रही है तीनों, 8 लीटर भरने को कितने घंटे लगेंगे. ये सब लिखना नहीं है, तुम्हें समझ में आया इसलिए मैं कर रहा हूँ. ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन है, ये हो जाएगा 4 आवर्स. तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 + 4 दैट इज 3 PM.
3 PM should be your answer. Let's look at the next question. कुछ भी डाउट्स रह गए तो ask them in the comment section below. ठीक है, ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए सॉल्व कर रही, ये मेरे प्रैक्टिस के लिए नहीं है. ऑलराइट गाइस, क्या दिया है? सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 25%. सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 25% मोर देन द सम ऑफ एज ऑफ सी एंड डी विच इज 68 ईयर्स. तो इजी क्वेश्चन है. उन्होंने मतलब कुछ डायरेक्ट बोल दिया है कि सी एंड डी का सम कितना है, 68 है. इससे 25% मोर है गाइस, 25% मोर देन. तो इस 25 का फ्रैक्शन में ये क्या है, कन्वर्जन 1/4. तो कैसे करना है कि 1/4 ऑफ 68 नहीं है, 1/4 मोर देन 68 है. तो 68 को अगर मैं 1 पकड़ता हूँ, उसमें 1/4 ऑफ 68 ऐड करना है, तो वो ये हो जाएगा क्या कि 4/5/4. ये मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ, ताकि तुम फास्ट कर सको मन में. ठीक है, ये मन में ही करना है सब कुछ. बट मैं अभी अगर मन में करता हूँ तो ये मतलब ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का. ठीक है, मैं सारे मन में कर सकता हूँ बट मतलब ही नहीं है, तुम लोग को समझेगा नहीं. ठीक है, तो 5/4 ऑफ 68 वुड बी द सम ऑफ ए एंड बी, एजेस ऑफ ए एंड बी. तो ये 4 1 जा, 4 17 जा, 7 5 जा, 85. तो तुम लोग करोगे 80, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100. और ये 25% आना चाहिए गाइस. समझ रहे हो, ये 25% आएगा जो आएगा ही. ठीक है, तो ए एंड बी का सम हमें मिल गया, दैट इज 85. एंड सी एंड डी का सम मिल गया, दैट इज 68. सम ऑफ एज दिया. इफ एवरेज एज ऑफ ए बी डी इज 39, तो मतलब ए प्लस बी प्लस डी कितना हो जाएगा, 39 इंटू 2. बराबर है क्या? नहीं, 3 लोग है गाइस. तो एवरेज के सारे क्वेश्चन सम अपॉन टोटल नंबर से आ जाएंगे. तो अपने केस में टोटल नंबर मतलब कितने लोग हैं, 3 है, तो 3 इंटू 9. ठीक है, तो 39 का टेबल नहीं पता मुझे, तो मैं 40 इंटू 3 करूंगा, 120. उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा. 3 क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा? क्योंकि इसमें मैंने 1 ऐड किया और वो 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 3 एक्स्ट्रा एडिशन हो गए. तो 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 117. एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी टू सी 7:9. बी टू सी 7:9, मतलब बी का एज कितना है, 7x ले लो, सी का एज कितना है, 9x. बेसिक रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन के कंसेप्ट. तो अभी इजी है. मुझे क्या करना है, देखो ए बी डी का पता है, इधर ए बी सी डी का आ जाएगा. क्यों? ऐड कर दो दोनों को. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 85 प्लस 68, 13, 153. इसमें से ए प्लस बी प्लस डी के जगह मैं 117 डालूंगा, तो सी की वैल्यू आएगी ये सब मन में करना है. ठीक है, ये सब मन में करना है. तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 36 ईयर्स. 9x इज 36, तो x इज इक्वल टू 4. तो b की वैल्यू आ गई 28. बस मैंने 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया. पूछा क्या, फाइंड द एज ऑफ a. b की 28 आ गई, यहाँ पे डालो. ठीक है, तो 85 माइनस 20 करो, प्लस पहले 65 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, दैट वुड बी 57. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सीईटी लेवल, सीमैट लेवल, स्नैप लेवल सारे एग्जाम्स में आ सकता है. ठीक है, इजी आता है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था बट एट द सेम टाइम इजी था. कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6, ए प्लस 8 ले रहा हूं मैं. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, रैंडम लो तुम 3 5 7 9. डिफरेंस देखो, 2 का होगा, वही मैंने मेंटेन किया. ऑलराइट, दैट्स इट. इसमें और कुछ ट्रिक नहीं रहेगी. एवरेज इनका दिया है 17 है, मतलब इनको मैं पांचों को ऐड करूंगा तो दैट वुड बी 85. सिंपल गाइज, दैट वुड बी 85. इससे मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी. ए की वैल्यू आ गई तो मेरे पास ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे. सिंपल क्वेश्चन है. सो दिस इज, इनकी एडिशन इज नथिंग बट 5a प्लस 6 12 20 इज 85. a इज इक्वल टू 65/5, दैट इज 13. तो मेरे 5 ऑड नंबर्स क्या आ गए, 13, 15, 17, 19, 21. और इनका एवरेज क्या आएगा, बराबर से बीच का नंबर, और वो 17 है. तो तुम स्टार्टिंग से ऐसे कर सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए है ना उन्होंने, एंड उसका एवरेज दिया है कि 17 है, तो बीच का नंबर वो एवरेज रहता है. राइट, तो तुम स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते थे, 17, 15, 13, 19, 21. ये मेरे हो गए 5 ऑड नंबर्स. ठीक है, यू कुड हैव डन दैट. एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंसेप्ट, तो मैं वही लेने वाला हूँ. 16, 14, 12, 18, 20,
ये हो गए मेरे 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जिनका एडिशन मतलब एवरेज इज 16। ठीक है, करके देखो तुम लोग। तो 12 प्लस 18 इज कितना 30, और ये है 34। 64 प्लस 16 इज 80। 80 डिवाइडेड बाई 5 इज 16। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, रूल है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये यूज करके इजीली होगा, ना कि ये करके होने वाला है, पर ऐसे छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे ट्रिक्स में टाइम सेव करो। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 12, लार्जेस्ट ऑड इज 21, दोनों को ऐड करो इज 33 डिवाइडेड बाय 2 हमें निकालना है, एंड दैट वुड बी 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16। तो 0.5 ऐड करेंगे तो इट वुड बी 16.5। और डिसेंट क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखते हैं क्या दिया है। मिक्सचर, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला दिख रहा है। कंटेन्स 5 वाई लीटर्स ऑफ लिक्विड पी। लिक्विड पी कितना है 5y, एंड लिक्विड की वो कितना है 3y। तो इनका रेशियो मिल गया अपने को 5:3। ठीक है, तो इसमें से मैं अगर 8 लीटर निकालता हूँ, ठीक है, यही मिक्सचर से मैं 8 लीटर बाहर निकालता हूँ, तो पी कितना आएगा, क्यू कितना आएगा, वो 8 लीटर में ये रेशियो में गाइस। तो उसमें पी 5 लीटर आएगा, क्यू 3 लीटर्स। कुछ भी निकालो तुम, 1 लीटर भी निकालोगे तो ये रेशियो में वो बाहर जाना चाहिए। दिस इज आर बेसिक मतलब प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। If the 25 liters of liquid P and y liters of liquid Q is added to the mixtures। अच्छा, तो अभी पहले P 5y था, अभी 5y plus 25 है, एंड y liters of Q is added to the mixtures। ये P है, ठीक है। Q कितना है अभी मेरा 3y plus y, तो ये 4y हो गया, सिंपल। इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या 5y प्लस 25 अपॉन टोटल, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी का ये हो रहा है। ठीक है, तो 5y प्लस 25 डिवाइडेड बाय ये प्लस ये टोटल, दैट वुड बी 9y प्लस 25 इंटू 100 इज 62.5। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि करो। ठीक है, तो मुझे तुरंत समझेगा। देखो मुझे 12.5 का पता है, दैट इज 1/8। ये भी 12.5 का मल्टीपल है, तो 12 5 60.5 5 2.5 62.5 इंटू 5 किया तो ये 5/8 हो जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, तो इतना करने से अच्छा मैं डायरेक्टली 5/8 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और वो अच्छा भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं 5y में प्लस 25 में 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 5 और 5 कट हो जाएगा। 5 यहाँ से कट हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 है 25, तो वो 5 भी कट हो जाएगा। बेसिकली मैंने ऐसे किया है। ठीक है, इज इक्वल टू 5/8, 5 कट, 8y प्लस 40 इज 9y प्लस 25, y इज इक्वल टू 15। 15 ऑप्शन नहीं है नसीब से। क्यों नहीं है, क्योंकि 2y पूछा है। बहुत बार लोग क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, they'll do all the hard work, the tough part, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और जो इजी है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ के अरे y इज इक्वल टू 15 है, यहाँ पे 15 होता है ना, मैं गारंटी देता हूँ मेजोरिटी लोगों ने 15 मार्क किया होता। ऑलवेज ऑलवेज डबल चेक द क्वेश्चन, क्योंकि मुश्किल काम किया है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो 30 वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेगा आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। सेट ए इज अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, प्राइम नंबर्स 2 3 5 कॉन्जिक्यूटिव है, कुछ भी हो सकते हैं, 3 5 7 5 7 11, हमें पता नहीं, कोई भी हो सकता है। सेट बी इज अ सेट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये ए है, बी में क्या है, ऑड नंबर्स है, तो 3 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, बट सेट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए में ए बी सी ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें बोल नहीं सकते कि हाँ a प्लस 2 ही होना चाहिए। जैसे 11 है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, तो वो नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे मैं 2 नंबर्स क्या लूंगा, x एंड x प्लस 2। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, और अपना जो पहले अपन ने कंसेप्ट देखा था उस हिसाब से ही यही है। तो जो कंसेप्ट अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा वही है यहाँ पे। ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव है ना, उन्होंने क्या दिया है कि सम ऑफ लार्जेस्ट सेट बी इज अ सेट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स है तो x और x प्लस 2 आएगा। ठीक है, वही अगर सेट ऑफ इवन नंबर्स रहता तभी भी x एंड x प्लस 2 ही लेना है।
ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स में भी डिफरेंस 2 का ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर्स हो गए सेट ए में, ये 2 नंबर्स हो गए सेट बी में। अभी उन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए, लेट्स अज्यूम कि ए बी सी है ना ऑर्डर में, तो सी सबसे बड़ा है, तो सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए एंड बी, सेट बी का लार्जेस्ट नंबर इज एक्स प्लस टू, तो सी प्लस एक्स प्लस टू है ना, तो मैं इक्वल टू करके 60 कर रहा हूँ। ठीक है, 2 वो साइड पे जाके वो 60 सब्ट्रैक्ट हो गया। वाइल डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए एंड बी इज c माइनस एक्स माइनस टू है, तो दूसरे साइड जाके प्लस टू हो जाएगा, तो 26। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया तो 2c की वैल्यू आ गई मेरी 86, c की वैल्यू आ गई मेरी 43। तो मेरा लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 43, उसके पहले आता है 41। 39 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से भी डिविजिबल है, 39 से भी डिविजिबल है 37। तो ये 3 हो गए मेरे सेट ए के नंबर्स। वही फिर मेरा अभी x का वैल्यू सॉरी c का वैल्यू 43 आया ना, तुम इसमें डालो, x का वैल्यू आएगा 17, राइट। x का वैल्यू 17 आया तो मेरे 2 ऑड नंबर्स हो जाएंगे 17 और 19, ऑलराइट, 17 और 19 हो जाएगी गाइस। तो तुम बोलोगे कि सर तुम्हारा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया, पर अपन तो यहाँ पे तो लार्जेस्ट नंबर ले रहे, तो नहीं, x प्लस टू इज द लार्जेस्ट नंबर, x स्मॉलेस्ट ही है, मैंने 2 बस दूसरे साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट किया था गाइस, ध्यान दो। ऑलराइट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ये बराबर अपने 5 नंबर्स हो गए, वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, वो क्यों दिया है उन्होंने, c माइनस एक्स लेने के लिए, ना कि x माइनस सी, इसलिए वो स्पेसिफाई किया, बट वी जस्ट अज्यूम्ड, अच्छा है वो स्पेसिफाई किया। क्वांटिटी 1, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट ए दैट इज 37 एंड सेट बी 17, 37 माइनस 17 इज 20, और ये 20, और यहाँ पे भी 20 है गाइज, ये 20 ही है, ये s नहीं है, 20 है, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ऑलराइट। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ई। गुड क्वेश्चन, ना कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नंबर सिस्टम्स के थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक वाले। तो इसका ऑप्शन आएगा ई, आंसर विल बी ई। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन भी लो गाइज। इफ तुमको मजा आ रही है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ये अग्नि परीक्षा के सॉल्यूशन जो हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं उस पर, तो डू लेट अस नो, ठीक है, वो हम लोग मतलब कंटिन्यू करेंगे कि हाँ चलो स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग वैल्यू कम्स एट, अच्छा मतलब बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है 540। जैसे मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जम्प्स देखते जाओ, जम्प्स तुमको समझेगा कि क्या बेसिकली करना है। तो जम्प्स बहुत ही स्मॉल है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत बड़े जम्प्स नहीं है, ठीक है, जम्प्स देखो बहुत बड़े नहीं, तो डिफरेंस देखूंगा पहले। इसमें 9 का डिफरेंस है, इसमें 10 का, तो +1 हो रहा है, बट बाद में बड़ा हो रहा है जंप, फिर बड़ा हो रहा है, ठीक है। 5 14 24, फिर 89 है, 5 65, फिर छोटा सा जंप है 11 26, फिर नेक्स्ट जंप कितना आ जाएगा, देखो सारे 300 में ही है, 300, फिर थोड़ा बड़ा जंप आने वाला है गाइस, थोड़ा बड़ा जंप आने वाला है। ऑल राइट, जंप कम ज्यादा हो रहे गाइस, देखो कम ज्यादा हो रहे हैं, कुछ दिख रहा है कि इसमें ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर +1 है, ये 4 क्यूब +1 है, ये 5 स्क्वायर +1 है। ऑल राइट गाइस, देखो मतलब तुमको तुम्हारे स्क्वायर्स क्यूब्स बाय हार्ट होने चाहिए, हाई टाइम इट्स होने ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये 3 स्क्वायर दिखा, मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे 3 स्क्वायर +1 दिखा, ये मुझे पता है कि ये 4 क्यूब +1 है, या 8 स्क्वायर +1 भी है, ठीक है, पर ये 5 स्क्वायर +1 है, तो कुछ तो स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है। पर मैं बोला कि यहाँ पे अच्छा ये +1 हो रहा है, यहाँ पे तो क्यूब्स है, तो ये 2 क्यूब भी तो है, दिस इज 2 क्यूब +1, फिर 3 स्क्वायर +1, फिर ये 8 का भी स्क्वायर है, ये 4 क्यूब +1 भी है, देखो फिर 2 3 4 5, फिर आएगा 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, अल्टरनेट क्यूब स्क्वायर, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर क्यूब स्क्वायर, फिर स्क्वायर क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब +1। यू हैव टू नो योर क्यूब्स, इसलिए मुझे चमका जल्दी, ठीक है, यू हैव टू नो योर स्क्वायर्स एंड क्यूब। तो 216 +1 217, 217 इसमें ऐड करूंगा मैं 115 में, तो मेरा आंसर आएगा ये 12 1 कैरी ओवर 3 332 वुड बी योर आंसर। गुड क्वेश्चन,
ठीक है, तुम्हें लगा एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ये लॉजिक कुछ अलग है, मैंने ऐसा लॉजिक पहले कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, जो भी है पढ़ा नहीं है, मेक अ नोट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेक अ सेपरेट नोटबुक टू अंडरस्टैंड, टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू फाइंड यूनिक। ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन, द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एज वेल, नहीं तो तुम लोग रिवीजन के टाइम पे सर खुजाते रहोगे कि अरे वो मैंने क्वेश्चन तो लिख लिया, अभी आंसर क्या है। फिर एट दैट टाइम ना और एंशियस हो जाओगे तुम, अरे ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं, मुझे आ रहा नहीं, मुझे जम रहा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या करूँगा। Alright, so if you are making a note of a question which you feel is unique or which you feel you haven't encountered before, make sure you note down the answer as well, you note down the solution as well, सिर्फ question मत लिखो, and you have to make a separate notebook for this। मैं जब मेरे खुद का कैट का प्रेप कर रहा था तो what I had done was कि I made a separate notebook for notes, I had made a separate notebook to take down all this unique, कि इसका लॉजिक पहले कभी देखा नहीं है, DI का कुछ यूनिक लॉजिक लग रहा है, यूनिक सॉल्विंग मेथड लग रहा है, कुछ ट्रिक भी मुझे नहीं समझी तो आई यूज टू मेक अ नोट ऑफ दैट। ऐसी 3-4 नोटबुक्स मैंने सिर्फ यूनिक चीजों से भरे थे, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम 3rd 5th, आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, तुम्हारे सीईटी में, सीमैट में, स्नैप में आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं 3rd 5th 8th and 9th। 3rd क्या है N, 5th क्या है E, 3 6 8th क्या है T, 9th क्या है R। 3 5 6 7 8 9 R and A, ठीक है, तो NERA है। देखते हैं, नियर तो हो गया एक वर्ड, और कुछ वर्ड है क्या, नियर, परम्यूटेशंस। देखो एक ना गेम है, ठीक है, जो हम लोग खेलते हैं इस पे, अपने ऐप स्टोर पे दिखेगा तुम्हें, या तुम्हारा ऐप एप्पल का रहेगा तो उस पर भी, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जो भी है, वाह वर्ड्स ऑफ वंडर्स या वंडर्स ऑफ वर्ड्स ऐसे करके, ऐसे ही गेम्स रहते हैं वो, बेसिकली यही टाइप का है, ठीक है। अच्छा, बहुत एडिक्टिव है, तो आई वुडंट सजेस्ट। हाँ तो देखो, परम्यूटेशंस करने अलग अलग, बस तो मुझे 2 वर्ड्स तो दिख गए, नियर एक वर्ड है, इसको मैंने क्या किया कि थोड़ा परम्यूटेशन करके अर्न भी हो रहा है ना। अभी क्या पूछा अपने को, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। अभी फर्स्ट लेटर एन भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो तुम डायरेक्टली एन या ई नहीं मार्क कर सकते, उन्होंने कुछ तो दिया रहेगा आगे। इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, मार्क द आंसर एज पी, मार्क इट एंड मूव ऑन। इफ नो मीनिंगफुल वर्ड, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पी मार्क करो, मूव ऑन, ठीक है। और मैं 2 वर्ड्स ढूंढा, रहेगा तीसरा वर्ड, मतलब नहीं दिख रहा है इसमें, तीसरा वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं, मोर देन वन बोला है उन्होंने, 2 इज मोर देन 1, इनफ। टाइम पास मत करो, तुमको कुछ अवार्ड नहीं मिलने वाला है। अरे वो जो क्वेश्चन था ना 4 लेटर वाला, उसमें मुझे 4 मीनिंगफुल वर्ड मिले, मतलब वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेट्स, यू गेट सिलेक्टेड फॉर जेबी। ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। 2 वर्ड्स मिले, 2 इज ग्रेटर देन 1, मार्क पी, मूव ऑन, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pair of letters are in the word furniture? Okay, furniture लिख ले रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछा है। Alright, each of which has as many, हाँ तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली पूछा जाता है, पिछले ये साल भी पूछा गया था सीईटी में, कोई कोई स्लॉट्स में, स्टैंडर्ड है। तो ये तुमको ना जैसे रफ शीट मिलती है ना, मैं लर्न नहीं करता था, ये लर्न हुए तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि इनका एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू MNOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिख लेता हूँ जैसे रफ शीट आता है मुझे। तो सबका लिखना है, सबका लिखो, पर मुझे एटलीस्ट ये वाली चीज़ों का जो ऐसे वाले पोजीशन है, 1st and 5, 6th and 10, फिर 11 13, इनका मुझे लर्न है, ठीक है। 17 मुझे लर्न है कि S20 है, ठीक है, ये 21 है, ये 22 है, ये 26 है, तो F क्या हो जाएगा, F is 6। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जस्ट ऊपर लिख लिया करो न्यूमेरिकल वैल्यू, इजी जाएगा तुम्हें, ठीक है। इट वोंट बी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एफ एंड यू तो पेयर हो नहीं सकती। तो बेसिकली क्या पूछा है, ऐसे कौन से 2 लेटर्स है इसमें, कोई भी 2 लेटर्स, तुम एफ और ई भी ले सकते हो, जिनके बीच में इतने लेटर्स, जैसे एफ एंड ई के बीच में 3 6 7 लेटर्स है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी एफ एंड ई के बीच में 7 लेटर्स आने चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, ऐसे कितने पेयर्स है। तो आर की वैल्यू, टी की मुझे पता है 20, आर की 18 होगी, N is 14, I is nothing but 9, T is 20 जैसे मैंने बोला पता है, U आके गया है 21,
तो देखो टी एंड यू डेफिनेटली एक पेयर होगा, इनके बीच में एक भी लेटर नहीं, यहाँ पे भी एक भी लेटर नहीं, तो आर इज नथिंग बट 18, ई इज 5। अभी देखते, ठीक है, कि कौन से ऐसे लेटर्स है कि जिनके बीच में अभी टी एंड यू एक पेयर दिख रहा है मुझे, ठीक है, और कोई है क्या? 6+21 18, 21 18 14 9 18 नहीं हो सकता, 9 5 हो सकते हैं। देखो 6 7 8 9 बराबर 3 लेटर्स है ई एंड आई के बीच में, ई एंड आई के बीच में 3 लेटर्स है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखते जाओ, ठीक है। एफ एंड आई में देखो कितना है, 7 8 9, यहाँ पे होता तो बराबर एफ एंड आई के बीच में 2 लेटर्स रहेंगे, पर यहाँ पे 3 लेटर्स आ रहे। तो देखो 6 7 8 9, तो 6+3 9 है, और ये बीच में भी 3 है, तो वैसे नहीं करना है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए था, बीच में 3 है मतलब 7 8 9 हो गया, और फिर ये 10 होता तो सही होता। तो हमारे पास देखो ये 5+4, इसलिए बीच में बराबर 3 लेटर्स, 6 7 8 9। तो ई एंड आई के बीच में देखो ई एफ जी एच 3 लेटर्स है बराबर, तो 2 पेयर्स तो दिख रही है मुझे। क्या पूछा है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन चलेगा। तो इसके अलावा कोई और दिख रहा नहीं है मुझे, ठीक है। 18 एंड 20 में देखो 18 19 20 है गाइस, गाइस 3 है, ऑलराइट। 18 19 आर और टी के बीच में भी एस एक ही है गाइस, 18 19 20 भी हो रहा है मतलब, ऑलराइट। तो 3 तो दिख रहे, तीसरा पेयर और देखते हैं, रुको मुझे ना हट लिखने दो। तो मैं क्या करता हूँ, आई ई एक पेयर हो गया, यू टी एक पेयर हो गया, आर टी एक पेयर हो गया, और कोई है क्या? 14 18 भी हो सकता है गाइज, एन एंड आर। 15 16 17 18 एन एंड आर भी हो गया। देखो एन को देखो, 1 2 3, 3 है बीच में, फिर आर आ गया, एन के बीच में भी 3 है, फिर आर आ गया, 4 पेयर्स तो हो गए। और दिख रहे क्या? देखो 3 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और दिख रहे क्या? क्लोज क्लोज नंबर्स वाले पास में आने चाहिए। ऐसे देखो ये क्लोज नंबर है 14 एंड 18, बट ये बहुत ही पास में, बीच में कुछ मैं ऐड ही नहीं कर सकता। तो आई थिंक दैट्स इट, इतने ही है, एन एंड आर, और कुछ और कोई है नहीं। मार्क ई एंड मूव ऑन, ठीक है। गुड क्वेश्चन। इसमें कभी कभी तुम लोग को टाइम लग सकता है, तो इसलिए अगर तुम ऊपर ये लेट नंबर्स लिखते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो तुम फिर क्या करते बैठोगे, चलो हर एक का एफ के साथ परम्यूटेशन, एफ यू नहीं, एफ आर नहीं, एफ एन नहीं, एफ आई नहीं, एफ टी नहीं, एफ यू नहीं, एफ आर ई नहीं, एफ ई नहीं, हो नाउ लेट्स मूव ऑन टू यू, ऐसे नहीं, बहुत टाइम जाएगा। जो पास पास में मैंने वही कंसिडर किया, और फिर उसके बेसिस पे मैं सॉल्व किया, तो 4 पेयर्स आ गए, तो योर आंसर वुड बी 4। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If in the given number all the digits are arranged in the ascending order from left to right, alright, digits क्या है मेरे पास? 5 7 3 6 2 8 4 9 1, 4 8 9, बेसिकली 1 to 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेफ्ट टू राइट अरेंज करने के बाद, then the digits which remains unchanged in their position, unchanged in the position सेम आना चाहिए, 3 unchanged है, 5 6 7 8 9, और बाकी कोई नहीं है, are eliminated from the arrangement, then what is the difference between the sum of odd digits and sum of even digits in the remaining number? What is the difference between the sum of odd digits? odd digits अभी सिर्फ 3 हट गया गाइस, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 है, उसमें odd digits कौन से? 1 5 7 9, 1 + 9 10 है, 5 + 7 12 है, 22, 2 4 6 12 20, डिफरेंस इज 2। अरे इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुश्किल नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने एग्जाम में, इसलिए जो मुश्किल लगता है मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तुम एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम स्पेंड करोगे ना, देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग, मतलब उस पे ईगो लेके तुम बैठे रहोगे वो क्वेश्चन पे, यू विल एंड अप मिसिंग द अदर क्वेश्चंस व्हिच वर सपोज टू बी एक्चुअली सॉल्व्ड एंड दे वर इजी वंस, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट। देखते क्या इनइक्वालिटीज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गाइस, क्यू और टी। तो क्यू और टी का देखते, टी इज इक्वल टू यू एंड इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, मतलब टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, और चेन अपन बनाते कंटिन्यूस, क्यू इज लेस देन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन टी, तो टी इज ग्रेटर देन क्यू, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। और क्या दिया है? पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, और W और E का रिलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। चेन कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी
इक्वल टू साइन हट रही नहीं है तो देन वी कैन राइट दिस. वही अगर कहीं इक्वल टू साइन हट जाती तो आंसर वुड हैव बीन दिस, देन 100% p इज ग्रेटर देन e, क्योंकि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू w. ठीक है, पर w इज ग्रेटर देन e तो p हैज टू बी ग्रेटर देन e. चेन फॉलो हुई मतलब इक्वल टू वाली तो ये आएगा. ये उल्टा रहता, ऐसे रहता, देन ऑल्सो p इज ग्रेटर देन e. ठीक है, अंडरस्टैंड. तो ये भी सही है. तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू. तो इसका आंसर आएगा ई. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इनइक्वालिटीज को क्वेश्चंस आते हैं गाइस. ठीक है, दे आर आस्क्ड. अच्छा, और एक इनइक्वालिटीज. ऑलराइट, एस ग्रेटर देन, जनरली टाइम कम रहेगा. ये देखो ऑप्शंस दिखे, मतलब दिखे इसलिए, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शंस पहले देखो, ये दिख जाते, मतलब अपन एक ओवरव्यू देखते हैं ना ये पूरे क्वेश्चन का. तो ये कंक्लूजन मैंने बस देखा, तो एक कंक्लूजन है एस ग्रेटर देन एल, एक कंक्लूजन है एस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एल. क्या दिस डिफाइंस द एंटायर नंबर लाइन? यस, दिस डिफाइंस द एंटायर नंबर लाइन गाइस. ये केस में हम बोल नहीं सकते कि नंबर लाइन पूरी डिफाइन हो रही है. हमको क्यू और टी नहीं पता, पी एंड ई नहीं पता. आई नो यहाँ पे हमें एस एंड एल भी नहीं पता, बट दोनों लॉजिक एस एंड एल के दिए. देखो चलो लेट्स से कि एस ग्रेटर देन एल है, कि एस इधर है, एल इधर है. ठीक है, एस ग्रेटर देन एल है, ये नंबर लाइन है. तो एस ग्रेटर देन एल मतलब एल के बाजू में यहाँ पे कहीं पे भी एस हो सकता है. ठीक है, एल यहाँ पे लेट्स से एल के इक्वल नहीं, पर एस राइट में कहीं पे भी हो सकता है. सिमिलरली एस इज लेस देन इक्वल टू एल. अभी एस ये हटा दो. लेस देन इक्वल टू एल मतलब इक्वल भी हो सकता है और एल के लेफ्ट में भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. तो ये कनेक्ट हो गया. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये दोनों कंक्लूजन में डिफाइन हो गया. तो इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2. इस दोनों में से एक तो भी सही होना चाहिए. ये सही हुआ तो ये गलत है, ये गलत हुआ तो ये सही है. जो अपने सिलोजिज्म में कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ट्रायलेसिस देखो, सिलोजिज्म्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, उसका ही एक्सटेंशन है ये बेसिकली इनइक्वालिटीज का. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट से आइदर 1 या 2 सही होना ही चाहिए. बोथ नहीं है, दोनों एक साथ कभी सही होगे क्या कि s इज ग्रेटर देन l एंड ऑल्सो s इज लेस देन इक्वल टू l. ये सही है क्या? हाँ, 100 इज ग्रेटर देन 98 एंड यस 100 इज लेस देन इक्वल टू 98 ऑल्सो. ऐसे होने वाला है कभी नहीं. तो आइदर या तो s ग्रेटर देन l होगा या s लेस देन इक्वल टू l होगा. ठीक है, यही अगर आंसर ऐसे दिया होता उन्होंने कंक्लूजन s ग्रेटर देन l, s लेस देन इक्वल टू l, सॉरी s लेस देन l, तो इसमें भी अपन नहीं बोल सकते थे आइदर और. क्यों? क्योंकि इक्वल टू एल वाला भूल गए वो इसमें ऐड करना. तो आइदर और नहीं बोल सकते थे, देखना पड़ता था हमें क्या दिया है, कुछ कॉन्क्रीट उससे डिफाइन हो रहा है क्या स्टेटमेंट से. अभी जब ऐसे ऑप्शन आएंगे तो स्टेटमेंट्स देखने की भी जरूरत नहीं, तभी भी देख लेते. एस ग्रेटर देन एफ, एफ इज लेस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ इज लेस देन इक्वल टू एल. तो इसमें 100% तुम बोलोगे कि सर चेन नहीं फॉर्म हो रहा है तो मैं कैसे एस और एल का लॉजिक निकाल सकता हूँ? इसलिए तो नहीं निकाल सकते. तो देखो उन्होंने क्या है, यहाँ पे पूरा नंबर लाइन ही डिफाइन किया है, इसलिए अपन आइदर और बोल रहे. अगर मुझे इससे कॉन्क्रीट निकल आता है कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन एल, तो मैं लिख देता एस ग्रेटर देन एल. एट दैट टाइम देन आई वुडंट हैव सेड आइदर और. स्टेटमेंट 1 इज द ओनली ट्रू आंसर. ठीक है, इसमें कैसा है कि अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए आइदर और है. ठीक है, कि हाँ मतलब आइदर 1 और 2, तुम नहीं बोल सकते नाइदर 1 नाइदर. इसमें से एक ना एक तो आएगा, और ऑप्शन ऐसे आया तो ही आइदर 1 और 2 इज ट्रू तुम्हारा पॉसिबल होता है सॉल्यूशन. नाइदर 1 और 2 नहीं, इसमें से एक तो भी करेक्ट 101% होने वाला. आई होप कि समझा तुम्हें. कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस. डाउट्स पूछोगे तो क्लियर होगा. ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट गाइज, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. 9 बॉक्सेस आर प्लेस्ड. ओके, पजल दिख रहा है, क्या दिया है? ऑलराइट गाइज देखो, तो ये पजल क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है गाइज. ठीक है, छोटा पजल दिख रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, पर 3 से 4 मिनट कुछ भी बोलो जाने वाले, कुछ तो डाला ही रहेगा ना. पजल बोला है और उसमें एक ही क्वेश्चन है. So this is the question that you need to mark for review and move on. Don't attempt ego आने मत दो. चालू मत हो जाना तुरंत कि हाँ पजल है, मुझे मजा आती है, मैंने तो बोला था मेरे को सर ने कि दिन में 5-5 पजल सॉल्व करो. मेरा कोई भी पजल ऐसा नहीं जो मैं कर नहीं सकता, सब कर लूंगा मैं पजल. नहीं, ईगो मत लाओ, एनालाइज करते जाओ. ठीक है, प्रेजुडिस्ड माइंड से हमें सॉल्व नहीं करना है पेपर.
जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है यू हैव टू टैकल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ईगो से नहीं लेना है. तो ये मैं एग्जाम में मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, ये अग्नि परीक्षा में. बाकी क्वेश्चंस हुए तो आई विल कम बैक टू दिस, बिकॉज इफ यू एंड अप सॉल्विंग दिस यू कुड हैव मिस्ड आउट ऑन दिस इजियर क्वेश्चंस गाइस. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है. पजल है, हमें सॉल्व करने, मतलब कॉन्स एलआर वर्बल सब होने के बाद आओ. ऑब्वियसली वर्बल में भी देखो कि कोई मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन है. कॉन्ट्स में तो कोई नहीं था, एलआर में ये वाला मार्क फॉर रिव्यू है. ऑलराइट. 9 boxes are placed one above the other in a shelf. 9 boxes है तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर रहा हूँ, ठीक है. एग्जाम में इतना नीट, ये मेरा नीट नहीं है, ऐसे नहीं बोलूँगा. अभी ये मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए ऐसा है, ठीक है. ऐसे में बना होगा. अभी देखते कि क्या दिया है. नया नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स एम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3. ओके, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स एम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3. मतलब एम के नीचे जितने बॉक्सेस है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो एम कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा क्या, उसके नीचे फिर 2 ही बॉक्सेस हो गए. एम हमेशा फिर 3n+1 पोजीशन पे आएगा. तो एन की जगह पे 1 डालो, 3+1 4 आ गया, यहाँ पे एम आ गया, ठीक है. फिर 2 डालो, 6+1 7, यहाँ पे एम आ गया. और एक है क्या, एम की जगह एन की जगह 3 डालो, 10th पोजीशन, ठीक है. इसके ऊपर 10th रहता तो वहाँ पे एम आता था, पर अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि बराबर देखो एम के नीचे 3, यहाँ पे 6, मल्टीपल ऑफ 3. ऑलराइट. 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड एन. एम और एन के बीच में 4 बॉक्सेस है, तो नीचे तो नहीं पॉसिबल. 1 2 3 4, एन इस सबसे ऊपर, यहाँ पे ऊपर पॉसिबल नहीं, नीचे देखता हूँ 1 2 3 4 बराबर 2. अभी अपने पास पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे अपन. अभी ये हटा दे रहा हूं मैं. ऑलराइट. बॉक्स पी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स एन एंड ओ. पी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू एन एंड ओ बोथ, ठीक है. तो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना. तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है. सिमिलरली यहाँ पे एन पी ओ होना चाहिए, नीचे पी नहीं हो सकता तो पी ओ. दैट्स इट, ठीक है. हो गया अपना. अभी देखते हैं और क्या है. बॉक्स पी इज प्लेस्ड, ये हो गया मेरा, सॉर्टेड है. बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव आर. 2 बॉक्सेस, 1 बॉक्स अबव आर, ठीक है. अगर बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव आर, क्यू इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव आर, तो ये ध्यान दो, ये मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक ओवर हियर. दे पुट 2 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड आर, देन क्यू वुड बी 3 बॉक्सेस अबव आर, ठीक है. इन दैट केस तो कोई तुम लोग अभी लेट्स से यू स्टे इन अ बिल्डिंग इन एन अपार्टमेंट, कोई आया एड्रेस लेके अमेजोन वाला कि ये पर्सन कहाँ पे रहता है, या 1 फ्लोर अबव मी, ठीक है. 1 फ्लोर ऊपर, मैं फर्स्ट पे हूँ तो वो 1 फ्लोर ऊपर मतलब 2nd फ्लोर पे होता है. अगर उसको 3rd फ्लोर पे भेजना है तो 2 फ्लोर्स अबव मी, 2 फ्लोर ऊपर जाइए. मतलब अपन ऑब्वियसली ऐसे कोडेड लैंग्वेज में नहीं बात करने वाले, उसको बोले भाई 3rd फ्लोर पे जा. अपन नहीं बोलेंगे मैं जो फ्लोर पे उससे 2 फ्लोर ऊपर है, ऐसे नहीं बात करने वाले. बट अभी अपन लॉजिकल पजल सॉल्व कर रहे तो वो है, ठीक है. तो क्यू डैश आर हो गया. अभी और क्या दिया है, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड एस. देखो क्यू एंड एस के बीच में एक बॉक्स है तो नीचे तो एस पॉसिबल नहीं, क्यू डैश आर की जगह एस आता तो ऊपर आना चाहिए. तो अपने को कैसा पोजीशन चाहिए, एस डैश क्यू डैश आर, ये फिट करते आना चाहिए. एस डैश क्यू डैश आर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम आ जाएगा, तो एस यहाँ पे आएगा. एस डैश क्यू डैश आर हो गया मेरा ये फिक्स. यहाँ पे फिक्स हो रहा है क्या, एस डैश क्यू नहीं, एस डैश क्यू डैश आर नहीं, एस डैश क्यू. यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा गाइज, फिट ही नहीं कर सकते, ठीक है. फिट ही नहीं कर सकते तो एक ही पॉसिबिलिटी अभी तक है अपने पास. अभी और क्या दिया है, टी इज नॉट प्लेस्ड अबव यू. खत्म, टी इज नॉट प्लेस्ड अबव यू, हो गया तुम्हारा आंसर. टी इज नॉट प्लेस्ड अबव यू मतलब यू इज प्लेस्ड अबव टी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर. 2 मिनट का क्वेश्चन है बट अंडरस्टैंड, एक ही क्वेश्चन दिया है. यही उन्होंने ये पजल के 2-3 क्वेश्चन मतलब दिए रहते तो 100% मैं बोलता सॉल्व करो, बहुत इजी. 3 एंड 3 से ज़्यादा, 3 रहते तभी भी ओके, 2 रहते थे तभी भी यू विल हैव टू थिंक कि मेरे को 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे. ऑलवेज एनालाइज, ठीक है. हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड टी. ओ एंड टी के बीच में कितने बॉक्सेस है, ओ एंड टी के बीच में 1 2 3 क्यू एन है 4, 4 बॉक्सेस है. ओ एंड टी के बीच में 4 बॉक्सेस है. सो दिस वुड बी योर आंसर. We will look at next set of questions that are related to verbal.
So this is question number 13. This is a strengthen the argument question, मतलब critical reasoning का question है. So we'll look at the passage. A recent survey conducted by the National Sleep Foundation revealed that adults who regularly consume caffeine before sleep experience significantly more sleep disturbances and report feeling less rested the next day compared to those who abstain from caffeine before bedtime. Abstain matlab to avoid. They tend to avoid caffeine before bedtime. This suggests that caffeine intake disrupts sleep patterns and quality, negatively impacting overall well-being. Which of the following statements best strengthens the argument presented in the passage? Argument क्या है? Caffeine before sleep, फिर उससे क्या होता है? More sleep disturbances, उससे क्या होता है? Sleep patterns disrupt होने से it negatively impacts overall well-being. So मैं कह सकता हूँ caffeine before bed is equal to, caffeine before sleep is equal to bad sleep, which in turn results in bad health. So हमें ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट देखना है कि ये रिलेशन को वो स्ट्रेंथन करे या उसके लिए कुछ और एविडेंस प्रोवाइड करे. सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कैफीन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 hours, मीनिंग इट कैन रिमेन इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर कंजम्पशन. सो कैफीन पियोगे तो इट रिमेन्स इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर कंजम्पशन, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग स्लीप. सो ये ऑप्शन हो सकता है. ऑप्शन बी देखते हैं. द NSF सर्वे ओनली इंक्लूडेड पार्टिसिपेंट्स विथ प्री एग्जिस्टिंग स्लीप डिसऑर्डर्स which can be exacerbated by caffeine intake. Exacerbated मतलब to make something worse. So ये क्या कह रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थे, प्री एग्जिस्टिंग स्लीप डिसऑर्डर्स थे, दे यूज टू वर्सन बिकॉज ऑफ द कैफीन इनटेक. ठीक है. सो ये बेसिकली ना वीकन कर रहा है कंक्लूजन को कि प्री एग्जिस्टिंग स्लीप डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट लिए थे, सो हम डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कैफीन इज इक्वल टू बैड स्लीप, क्योंकि उनको ऑलरेडी बैड स्लीप है. ठीक है. सो दिस वीकन्स द आर्ग्यूमेंट. हमें कौन सा चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट. सो बी ऑप्शन नहीं है. अ सेपरेट स्टडी फाउंड दैट इंडिविजुअल्स हु एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू रिपोर्ट लेस स्लीप डिस्टर्बेंसेस रिगार्डलेस ऑफ कैफीन कंजम्पशन. तो ये आपको लगेगा कि ये वीकन कर रहा है, पर इसमें कैसा है, हमारी जो स्टडी है उसका स्कोप हमें पता नहीं है. ठीक है. वी आर अज्यूमिंग इट इज अ study of general population, not only of the population that exercises. So मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ऑप्शन दिस ओनली डील्स विद पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली. सो उससे क्या होता है? दे रिपोर्ट लेस स्लीप डिस्टर्बेंसेस. पर हमारा सर्वे जैसे मैंने कहा इट इज़ फॉर जनरल पॉपुलेशन. सो इससे मैं कह सकता हूँ ये नीदर दिस ऑप्शन नीदर वीकन्स नॉर स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट. Caffeine is a stimulant that increases alertness and wakefulness, which can interfere with the ability to fall asleep and maintain sleep throughout the night. So इसका मतलब है क्या? Caffeine is equal to bad sleep. हाँ, इसका मतलब है. So हमने D भी शॉर्टलिस्ट करके रखा है. The NSF survey did not control for individual differences in caffeine sensitivity, which could affect the results. दिस डजेंट मीन एनीथिंग. ये ना ही स्ट्रेंथन कर रहा है ना ही वीकन कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट को. सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन, ये डेफिनेटली स्ट्रेंथन कर रहा है. ए देखते हैं. देखो हाँ, ए और डी में अगर हमें क्या ढूंढना है? विच बेस्ट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट. सो मैंने आपको बार बार बताया है कि वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन और द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है या सबसे घटिया, सबसे कम घटिया ऑप्शन ढूंढना है. सो मार्क करना है एज आंसर. सो अभी आप देखो हमें डी एक्सप्लिसिटली बता रहा है कैफीन इज अ स्टिम्युलेंट दैट इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस होता है उससे, विच कैन इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू फॉल अस्लीप एंड मेंटेन स्लीप. सो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है कैफीन इज इक्वल टू बैड स्लीप. ठीक है. काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्रिटिकल रीजनिंग में ना काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि सपोज कोई 5 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, और जो ऑप्शन हम पहला पढ़ लेते हैं ना हमें यहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन है? ए और डी में कन्फ्यूजन है. सो हमने इन दिस केस ए पहले पढ़ा है, डी बाद में पढ़ा है.
पर क्या होता है हम ए के लिए ना बायस्ड हो जाते हैं. सो एग्जाम में मार्क करते वक्त ना हम भी ए मार्क कर देते हैं. पर हमें क्या करना है एट दिस स्टेज, हमें ए और डी को इक्वल समझना है. फिर उसके बाद में दोनों ऑप्शंस में क्या खामियां है, क्या फैलेसीज है, वो ढूंढने हैं. ना ए की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, आप कोई आउटसाइड इंफॉर्मेशन मत डालो. कैफीन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 hours, मीनिंग इट कैन रिमेन इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर कंजम्पशन, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग स्लीप. सो यहाँ पे पोटेंशियली इम्पैक्टिंग स्लीप ना, हमें पता नहीं है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. हम मान रहे हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि हमें पता है, बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि कैफीन से नींद उड़ जाती है. सो ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है, पर ये हम आउटसाइड इंफॉर्मेशन ला रहे हैं. अगर मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रखता हूँ, कैफीन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 hours, मीनिंग इट कैन रिमेन इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर कंजम्पशन. ना ऐसे भी हो सकता है कि कैफीन से नींद चली जाए, अज्यूम कर रहे हैं. हाँ ठीक है, अभी हमें पता नहीं, जब भी हमने ये ऑप्शन पढ़ा ना, तो हमें आउटसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं लानी है कि कैफीन से नींद उड़ती, ये इन्फॉर्मेशन नहीं लानी है. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ सिनारियो होगा. ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है. नाउ एवरीवन नोज एक्सरसाइज इज गुड. ठीक है, रनिंग इज गुड. ठीक है, नाउ एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है. ठीक है, डॉक्टर ने ए को सलाह दी, एक्सरसाइज विल इम्पैक्ट योर हेल्थ. सो आप समझ जाते हो यहाँ से, अरे एक्सरसाइज अच्छी है, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी. ठीक है, आप अज्यूम करोगे कि अरे सबके लिए इन जनरल सिनारियो क्या होता है, एक्सरसाइज से हेल्थ अच्छी होती है. पर इफ ऐसा भी हो सकता है कि जो ए पर्सन है उसका हार्ट वीक है. ठीक है, वो ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर या इम्पैक्ट या हेवी वर्कआउट हो या इवन रनिंग हो, वो सहन नहीं कर सकता. ठीक है, सो इन दैट केस एक्सरसाइज विल इम्पैक्ट योर हेल्थ. ऐसे भी हो सकता है डॉक्टर को पता है कि ए का हार्ट वीक है और वो कह रहा है डू नॉट एक्सरसाइज, इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ. सो इन दिस केस वो कह रहा है इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ. और बी को भी सपोज सेम ही सलाह दे रहा है, सेम ही सजेशन दे रहा है, पर बी का क्या है, वो मोटा है, फैट है, अनफिट है. ठीक है, सो उसके लिए इट विल ब्रिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट. ठीक है, बी के लिए, बिकॉज वो मोटा है, अनफिट है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, उसका फैटी लीवर है. सो उससे क्या होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, उसका ओवरऑल फिटनेस बेटर होगा. पर यहाँ पे क्या है, ऐसा भी हो सकता है ए जो है वो ओल्ड आदमी है. ठीक है, और उसका हार्ट ऑलरेडी वीक है. सो उसको ये सलाह देना मतलब वो कह रहा है कि इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ. पर हमने क्या अज्यूम किया, जब हमें कुछ पता नहीं है. ठीक है, एक्सरसाइज विल इम्पैक्ट योर हेल्थ. सो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिवली ही करेगा, पर असल में क्या होता है, देयर आर 2 सिनारियोज, नेगेटिवली भी कर सकता है और पॉजिटिवली भी कर सकता है. वैसे ही यहाँ पे हमें कैफीन के बारे में कुछ नहीं पता है, बस इतना सेंटेंस दिया है. सो पोटेंशियली इम्पैक्टिंग स्लीप पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो गया, these tablets will impact your sleep. ठीक है, अगर वो नींद की दवाई है तो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है, पर ऐसी दवाई है, ठीक है, जिससे नींद ना आए तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी. सो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये स्टेटमेंट से कि नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते, कुछ आउटसाइड इंफॉर्मेशन आने नहीं देनी है. ठीक है, कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें नहीं पता ये स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को. दैट्स व्हाई वी विल एलिमिनेट ए और डी इज द करेक्ट आंसर.
अगर ए और डी में भी देखूं तो यहाँ पे मुझे रीजन दिया है, stimulant that increases alertness and wakefulness which can interfere with the ability to fall asleep and maintain sleep throughout the night. उससे क्या होता है कैफीन से कि जो आपकी स्लीप है वो थ्रू आउट मेंटेन नहीं रहते, आप रात में उठ सकते हो, ये कहना है. सो डी इज द करेक्ट आंसर और इसीलिए हम ए एलिमिनेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 ये भी क्रिटिकल रीजनिंग है पर वीकन द आर्ग्यूमेंट है प्रेजेंटेड इन द पैसेज. सो पैसेज क्या कह रहा है? अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन concluded that air pollution is a major global health risk responsible for approximately 7 million premature deaths annually. The report cited studies demonstrating a link between air pollution exposure and increased respiratory illnesses, cardiovascular diseases, and cancer. These findings suggest that urgent action is needed to improve air quality and protect public health. ना हमें क्या करना है? वीकन द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट क्या है? एयर पोल्यूशन इज इक्वल टू बैड हेल्थ. ठीक है, बैड फॉर हेल्थ. उससे आपको रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है. ठीक है, सो हमें ढूंढना है वीकन कर रहा है कि वो पेश करे एयर पोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू बैड हेल्थ. So A option क्या कह रहे हैं? The WHO report relied primarily on observational studies which cannot definitely establish causal relationships between air pollution and specific health outcomes. Okay, now this is a very good option for weakening the sentence. ये क्या कह रहा है कि जो WHO का रिपोर्ट था it relies on observational studies. ठीक है, विच कैनॉट डेफिनेटली एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप. कॉजल रिलेशनशिप मतलब क्या? एयर पोल्यूशन कॉजेज बैड हेल्थ. सो वो कह रहा है कि वी कैनॉट डेफिनेटली एस्टेब्लिश. ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि एयर पोल्यूशन डज नॉट कॉज अ बैड हेल्थ. हम बस एक डाउट प्रोड्यूस कर रहे हैं. डाउट प्रोड्यूस करना इज इनफ टू वीकन द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, हम यहाँ डेफिनेटली, ये ऑप्शन में हम डेफिनेटली नहीं कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन इज नॉट डज नॉट कॉज हेल्थ इश्यूज. हम बस डाउट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, इट कैन नॉट डेफिनेटली एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप. सो इससे क्या होता है? ये पूरा जो रिपोर्ट है ना वो एक डाउटफुल हो जाता है कि फुल प्रूफ नहीं है. ठीक है, सो दैट्स वाई ए अभी तक तो सही ऑप्शन है वीकन के लिए. The WHO report focused solely on the negative consequences of air pollution, ignoring potential benefits from certain pollutants. ठीक है, अगर मैं मान भी लूँ कि there are certain benefits, potentials, पर रिपोर्ट ने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस किया है और उससे हमें क्या पता है कि एयर पोल्यूशन इज इक्वल टू बैड हेल्थ. मतलब ये आर्ग्यूमेंट ब्रेक नहीं हो रही है ये सेंटेंस से कि आप बस इस पे नेगेटिव इफेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो. सो नेगेटिव इफेक्ट्स पे कर रहे हैं पर तभी भी दैट डजंट मीन एयर पोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू बैड हेल्थ. एयर पोल्यूशन स्टिल इक्वल्स बैड हेल्थ, स्टिल कॉजेज बैड हेल्थ. सो दिस डजंट वीकन और स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट. Air pollution levels vary significantly around the world, making it difficult to draw universal conclusion about its health impacts. So ये ऑप्शन से ये आर्ग्यूमेंट ब्रेक नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है इससे जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत एयर पोल्यूशन है वहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मिल रहा है कि एयर पोल्यूशन जैसे बैड हेल्थ, पर जहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू बैड हेल्थ. मतलब इन अ सर्टन वे स्ट्रेंथन कर रहा है कि जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे बैड हेल्थ है, पर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बैड हेल्थ नहीं है. ठीक है, सो यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं आ रहा है. हमें यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं चाहिए, हमें बस एक कंक्लूजन चाहिए एयर पोल्यूशन इज इक्वल टू बैड हेल्थ. सो ये भी मैं कहूँगा ना ही वीकन कर रहा है ना ही स्ट्रेंथन कर रहा है. सम इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू सर्टन हेल्थ कंडीशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन. दिस neither weakens nor strengthens. Technological advancements have led to a reduction in air pollution levels in recent decades, suggesting the problem is gradually being addressed. Same, ना ही weaken करा ना ही strengthen करा. Now सब eliminate करने के बाद we have a clear winner. A is the correct answer over here.
नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन, देयर मे बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, सो ये आपको ढूंढना है कोई सेंटेंस कॉज है या इफेक्ट है, या दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेस है, या दोनों इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस है, या दोनों इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? The Amazon rainforest, once a thriving ecosystem teeming with life, has experienced rapid deforestation in recent decades. Got it. Global temperatures have risen significantly during the same period, leading to increased droughts and wildfires. देखो, have risen during the same period. Same period मतलब क्या? जब से the Amazon rainforest has experienced a rapid deforestation in recent decades. So recent decades में ही global temperatures have risen significantly, and rise in global temperatures has led to increased droughts and wildfires. So जैसे droughts बढ़ेंगे वैसे जो आपका trees है वो मरने लगेंगे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन वाइल्ड फायर्स है तो वाइल्ड फायर्स क्या करते हैं? जंगल फॉरेस्ट जला देते हैं। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ 2 causes 1. So 2 is the cause, 1 is the effect. So B is the correct answer over here. Next question, ये भी cause and effect है. The use of social media platforms has become widespread in recent years. The global literacy rate has been steadily increasing over the past century. ठीक है, देखो इससे मुझे समझता है पढ़ने के बाद कि दोनों इफेक्ट्स है, कॉजेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉज और इफेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो पता होना चाहिए इजीली। सो आप हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस देखो, वहाँ पे हमने अच्छे से बताया है कि ऐसा हुआ तो ये इफेक्ट होगा, ऐसा ऐसा हुआ तो ये कॉज होगा। ठीक है, तो आपको इजीली कॉज और इफेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने आएगा। सो ये दोनों इफेक्ट्स हैं। ठीक है, पर अभी हमें देखना है इंडिपेंडेंट कॉजेस के हैं या सम कॉमन कॉज के ना। यहाँ पे क्या दिया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं, मतलब द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड। और ये बात करें द ग्लोबल लिटरेसी रेट हैज़ बिन स्टेडिली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट सेंचुरी की बात करें और ये रिसेंट ईयर्स की बात करें। पास्ट सेंचुरी में कहूँ तो अराउंड 1920 से स्टार्ट होके अभी कुछ तो चल रहा है 2023 तक। ठीक है, तो उनका कहना है ग्लोबल लिटरेसी रेट हैज़ बिन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट सेंचुरी। पर इनका क्या कहना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स मतलब 2000 से शुरू हुआ रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका ग्लोबल लिटरेसी रेट बढ़ना, मतलब इसका कॉज कुछ अलग है, और इसका 2000 में जो शुरू हुआ उसका भी कॉज कुछ अलग है। और ये बात कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और ये ग्लोबल लिटरेसी रेट की। सो मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट कॉजेस है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज मोस्ट नोटिसेबल या प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग बताऊँ, उसका मीनिंग है इजीली नोटिसेबल, समथिंग दैट इज इजीली नोटिसेबल और विजिबल। सो उसका सिनोनिम कॉन्स्पिक्यूअस का नोटिसेबल आएगा, प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग, सैलिएंट भी उसका सिनोनिम आ सकता है। सो ए और सैलिएंट और ए इज आ सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। प्रोमिनेंट भी सिनोनिम है। आर्टलेस मतलब, आर्टलेस का अगर मुझे आपको सिनोनिम बताना है तो नाइव, जेन्युइन, इनोसेंट, कि ये है। इवन सिंसियर भी काफ़ी हद तक उसका सिनोनिम है।
सो ये है आर्टलेस का सिनोनिम्स। आर्टलेस मतलब मैंने ऐसे याद रखा है कि जिसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, जो कुछ चीज़ें फेक नहीं करता, ठीक है, जो फेक नहीं करता वो जेन्युइन है, सिंसियर है, ठीक है, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है वो जेन्युइन है। इम्प्यून मतलब टू चैलेंज द ट्रूथ और इंटीग्रिटी ऑफ समथिंग। मतलब सिनोनिम बताना है तो डिस्प्यूट समथिंग, टू डिस्प्यूट, टू चैलेंज, ये क्या लिख दिया मैंने, टू डिस्प्यूट, टू चैलेंज, टू क्वेश्चन समथिंग, उसे हम इम्प्यून कहेंगे। ट्रिवियल इज समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये है सैलिएंट का एंटोनिम ट्रिवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगॉग। अगॉग मतलब समवन हु इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, समवन हु इज ईगर, ठीक है। एंथ्राल्ड मतलब इट इज क्वाइट सिमिलर टू अगॉग, fascinated, fascinated by something, captivated by something। एक और सिनोनिम आएगा इसका, enchanted। stoic is someone who is emotionless, who is calm, who is indifferent, मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं है किसकी खुशी में, उसको मतलब जो ज़्यादा खुश नहीं होता, जो ज़्यादा सैड नहीं होता, बहुत स्टेबल होते हैं ये स्टोइक जो होते हैं ना, ठीक है। बेसिकली अनइमोशनल, इनडिफरेंट। ईगर तो अगॉग का सिनोनिम है इम्पेशेंट, कुछ लेना देना नहीं। एक्साइटेड भी सिनोनिम है, ठीक है। सो एंथ्राल्ड, ईगर, एक्साइटेड, सो स्टोइक इज द करेक्ट आंसर। अगॉग मतलब आप एक्साइटेड रहते हो, ईगर रहते हो किसी चीज़ के लिए, पर स्टोइक उसका ऑपोजिट। स्टोइक पर्सन काम रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, अनइमोशनल रहेगा, ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे देन एनी अदर ऑब्जेक्ट आएगा, सो एरर बी में है, ठीक है। जब भी आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लास की बात कर रहे हो ना, क्लास में अगर मैं कहता हूँ रमेश इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, रमेश इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मैं मानता हूँ कि क्लास में 5 लोग हैं, ठीक है, रमेश है, सुरेश है, महेश है, अमित है, रोहित है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ रमेश इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, सो मैं अगर मैच करने जाऊँगा, इज रमेश स्मार्टर देन रोहित है, इज रमेश स्मार्टर देन अमित है, इज रमेश स्मार्टर देन महेश है, इज रमेश स्मार्टर देन सुरेश है, इज रमेश स्मार्टर देन रमेश, अरे रमेश और ये रमेश तो सेम है, सो हाउ कैन रमेश बी स्मार्टर देन हिमसेल्फ, ठीक है। रमेश खुद से स्मार्ट कैसे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे रमेश इज एज स्मार्ट एज रमेश या रमेश इज एज स्मार्ट एज हिमसेल्फ, सो यहाँ पे ये फैलेसी आ जाती है। सो यहाँ पे कैसे हमें ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली सही करना है, देन एनी अदर स्टूडेंट, अदर करना है, मतलब ये जो क्लास है 5 में से उसमें रमेश को खुद को हटा देना है। अदर कहूँगा तो उसका कंपैरिजन सिर्फ ये चारों से होगा, रमेश इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, समझे। सो वैसे ही अगर मैं मानता हूँ कि अज्यूम करता हूँ 4 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट इज फास्टर देन साउंड,
अगर मैं कहता हूँ लाइट इज फास्टर देन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट कौन से? साउंड है, कार है, रॉकेट है, और दूसरा वापस लाइट है। ठीक है, सो लाइट इज फास्टर देन एनी अदर देन एनी ऑब्जेक्ट कहूंगा तो मेरा कंपैरिजन साउंड से होगा। तो किससे ही है? लाइट इज फास्टर देन साउंड, लाइट इज फास्टर देन कार, लाइट इज फास्टर देन रॉकेट। इज लाइट फास्टर देन लाइट? नहीं, इक्वल है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अदर यूज करूँगा। अदर यूज कर दिया, सो सिर्फ ये तीनों का कंपैरिजन होगा, क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए हमें अदर यूज करना होता है कंपैरिजन में। कंपैरेटिव डिग्री जब आता है तब आपको ये एरर दिख सकता है, उस वक्त आपको एनी अदर ऑब्जेक्ट यूज करना है, अदर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एरर डिटेक्शन का है। इवन दो ही हैड लेस फ्रेंड्स and lived a solitary existence, the old man found joy in the simple things in life, like watching the sunset over the sea. Now less जो है ना, we use it to modify uncountable nouns. यहाँ पे किससे मॉडिफाई कर रहे हैं? फ्रेंड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो जब हम किससे मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब काउंटेबल नाउन्स, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू हैव, राइट? सो तभी हम कहेंगे फ्यूअर। सो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। लेस कब यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यू गिव मी लेस मनी देन हिम। ठीक है, यहाँ पे फीवर नहीं आएगा, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, इतना ध्यान में रखो। यू गिव मी लेस वाटर देन हिम, लेस मिल्क देन हिम। ठीक है, आप ऐसे कहोगे कि यू गिव मी लेस कार्स देन हिम, नहीं, यू गिव मी फ्यूअर कार्स देन हिम, क्योंकि फ्यूअर कार्स क्या है इन दिस केस? काउंटेबल, आप गिन सकते हो, 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स, 4 कार्स। सो वैसे ही फ्यूअर कार्स। नाउ लेस क्या है? बेसिकली लेस आपका लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस, लीस्ट। ये किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंट नाउन्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंट नाउन्स। और फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ये किसके लिए? काउंटेबल नाउन्स के लिए। इतना ध्यान में रखो, लिटिल, लेस और लीस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट काउंटेबल नाउन्स के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए। एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ। यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है। एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें। ऑलराइट, तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे, वो तो मैं बता रही नहीं हूँ, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।